So hi everyone, in today's video we are going to discuss components of C language. So start करते हैं. So there are five main components of C language. तो पहले देखते हैं कि वो five components होते कौन कौन से हैं. उनमें से फर्स्ट है द कैरेक्टर सेट, सेकंड होता है द डेटा टाइप्स, थर्ड होता है कॉन्स्टेंट्स, फोर्थ होता है वेरिएबल्स एंड द फिफ्थ इज कीवर्ड्स. तो पहले डिस्कस करते हैं द कैरेक्टर सेट को. अब कैरेक्टर आपका ग्रुप करा जाता है फोर कैटेगरीज में. बेसिकली ये कहें तो इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन एंड ये आपका फोर ग्रुप्स में क्लासीफाई होता है. द फर्स्ट इज लेटर्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल एंड फोर्थ इज वाइट स्पेस, ब्लैंक स्पेस, कैरेज रिटर्न, फॉर्म फीड, न्यू लाइन, हॉरिजॉन्टल टैब. अब लेटर्स तो आपको पता ही है, ये अपर केस लेटर्स होते हैं ए टू जेड, और साथ ही साथ इसमें हम लोअर केस अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इस तरह से. डिजिट्स आप 0 to 9 यूज़ कर सकते हैं. साथ ही साथ आप इसमें स्पेशल सिंबल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और स्पेशल सिंबल्स आप ये वाले यूज़ कर सकते हैं जिसमें एट है, हैश है, परसेंटेज है, एम परसेंट एम है, और एस्ट्रिक है, एंड ये ब्रैकेट्स हैं. और अगर हम बात करें स्पेसेस की, जैसे वाइट स्पेस, ब्लैंक स्पेस, कैरी रिटर्न, तो यहाँ पर मैंने कुछ नीचे आपको दे रखा है, ये आप देख सकते हैं. स्पेसेस में आप यूज़ कर सकते हैं, सिंपल कोट्स के बीच में स्पेस है. जब भी आपको अगर हॉरिजॉन्टल टैब चाहिए तो आप बैक स्लैश टी का यूज़ कर सकते हैं. न्यू लाइन के लिए आप बैक स्लैश एन का यूज़ कर सकते हैं. वर्टिकल टैब के लिए बैक स्लैश वी का, फॉर्म फीड के लिए बैक स्लैश एफ का, और कैरियज रिटर्न के लिए बैक स्लैश आर का यूज़ कर सकते हैं. तो एक बार इसको जल्दी से समराइज कर देते हैं. कैरेक्टर सेट्स क्या होते हैं? दे आर यूज टू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन एंड आपके जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, स्पेशल सिंबल्स होते हैं, वाइट स्पेस, ब्लैंक स्पेसेस, ये सब के सब आपके कैरेक्टर सेट में आते हैं. तो अगर हम कहें तो कैरेक्टर सेट आपका कॉम्बिनेशन होता है लेटर्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल, वाइट स्पेस, ब्लैंक स्पेस, कैरी रिटर्न, फॉर्म फीड और न्यू लाइन का. अब नेक्स्ट आगे चलते हैं डेटा टाइप्स पर. देखिए डेटा टाइप्स यानी कि डेटा हमारा क्लासीफाई होता है सी लैंग्वेज में चार तरह से. द फर्स्ट इज कैर, सेकेंड इज इंट, थर्ड इज फ्लोट एंड द फोर्थ इज डबल. अब यहाँ आप देख सकते हैं कि कैर का मतलब होता है कैरेक्टर, यानी ए बी सी डी ई एफ जी जो आपके लेटर्स होते हैं वो आपके कैर में इंक्लूड करे जाते हैं. और जो इंट होता है, इंट का मतलब होता है इंटीजर, और फ्लोट का मतलब होता है डेसिमल वैल्यूज विद सिंगल प्रेसिजन, यानी डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट आती है फ्लोट में. और डबल की बात करें तो डबल भी आपका डेसिमल नंबर्स ही होते हैं, बट विद डबल प्रिसीजन, यानी डेसिमल के बाद दो डिजिट्स आती हैं. तो अब ये डेटा टाइप्स होते क्या है? देखिए जब भी आपको कोई वैल्यू स्टोर करानी होती है तो आप वेरिएबल का यूज़ करते हैं. अब वेरिएबल को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, बट एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे आप कोई भी वैल्यू स्टोर कराते हैं तो वो एक वेरिएबल में स्टोर होगी. अब वो वेरिएबल इंट होगा, कैर होगा, फ्लोट होगा, डबल होगा, वो डिपेंड करता है उस वैल्यू पर. अगर वो वैल्यू इंटीजर वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अगर वो 5 है, 6 है, 7 है, तो वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू हुई. तो जो आपका वेरिएबल होगा वो भी इंट वेरिएबल होगा. और अगर उसमें डेसिमल है और विद सिंगल प्रिसीजन तो वो फ्लोट वैल्यू होगी, और अगर डबल प्रिसीजन है तो डबल आएगा. यानी वेरिएबल इंट है, फ्लोट है, डबल है, वो डिपेंड करता है उस वैल्यू पर. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो. तो डेटा टाइप्स हमारे फोर टाइप्स के होते हैं, और यहाँ कुछ डेटा टाइप्स हैं. बेसिकली फोर टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं, लेकिन लॉन्ग इंट, शॉर्ट इंट, ये सब उनकी रेंज पे डिपेंड करते हैं और फिर उनके साइज पे भी डिपेंड करते हैं. आप ये टेबल को एक बार देख सकते हैं. थर्ड आता है हमारा कांस्टेंट. कांस्टेंट को समझना बहुत आसान है. जो वैल्यूज़ हमारी फिक्स होती हैं, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान जो वैल्यूज़ फिक्स होती हैं जिनमें चेंज नहीं आता है उनको हम कांस्टेंट बोलते हैं. जैसे 5, 6, 7, 8 सब कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, क्योंकि इनमें प्रोग्राम के दौरान कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. अगर मैंने a इज इक्वल टू 5 वैल्यू एक में स्टोर करा दी है, और मैं उस a का जहाँ जहाँ भी प्रोग्राम में यूज़ कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू 5 है, तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और एग्जीक्यूशन के टाइम पे उस वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा. तो इन्हीं वैल्यूज़ को हम बोलते हैं कांस्टेंट. नेक्स्ट आते हैं हम वेरिएबल पर. अब वेरिएबल हमारी वो एंटिटीज होती हैं
जिनमें ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंजेस आ सकते हैं। सो एक बार डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। अ वेरिएबल इज एन एंटिटी हुज वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। अब वेरिएबल्स बेसिकली आपका मेमोरी लोकेशन में जो नेम देते हो वो वेरिएबल्स होते हैं। एक बार इसको समझते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था डेटा टाइप्स में कि आप एक वेरिएबल में एक वैल्यू स्टोर करा रहे हो, ठीक है। अब वो वहाँ वर्ड मैंने यूज़ करा था वेरिएबल। तो ये वेरिएबल होता क्या है? देखिए, जब भी आप अपना कोई वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप कोई एक इंटीजर वैल्यू को यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए वो 5 है, 6 है, 7 है, तो उस वैल्यू को एक मेमोरी एलोकेट करने का जो काम करता है वो वेरिएबल करता है। यानी आपने उस कांस्टेंट वैल्यू को एक वेरिएबल में पहले स्टोर कराते हैं, और वो वेरिएबल, वो कांस्टेंट जब किसी मेमोरी में जाके लोकेट होता है, तो जिस मेमोरी लोकेशन में जाके वो एलोकेट हुआ है, उस मेमोरी लोकेशन का जो नेम होता है वो वेरिएबल होता है। इसको समझते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने इंट ए इज इक्वल टू 5 दिया है, तो ये 5 जो वैल्यू है ये ए में जाके स्टोर हो गई है। देखिए, ये जो मैंने इक्वल्स टू का साइन यूज करा है, ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई इक्वल चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि इसका मतलब ये है कि मेरी जो राइट हैंड साइड पे वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल है उसमें जाके स्टोर हो गई है। तो जो 5 है वो ए में जाके स्टोर हो गया है। अब मान लेते हैं कि ये आपके कंप्यूटर की मेमोरी हो गई। इसे थोड़ा डायग्रामेटिक वे में समझते हैं। और आपका जो 5 है वो कहीं इस लोकेशन में जाके स्टोर हो गया है। अब इस लोकेशन का जो नेम होगा उसको ए बोलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर जो वेरिएबल का काम है वो किसी वैल्यू को अपने अंदर स्टोर कराकर उसको मेमोरी तक पहुँचाना है। और जिस जब वो मेमोरी तक पहुँचाएगा, तो उस मेमोरी लोकेशन का जो नेम होगा इसको हम ए नेम से ही डिनोट करेंगे। यानी अब इस मेमोरी लोकेशन का जो नेम है उसको हम ए बोलेंगे। तो वेरिएबल का ये काम होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब चलते हैं रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल नेम। सब देखिए, वेरिएबल नेम जब भी आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। अब वेरिएबल नेम कंस्ट्रक्ट करने के जो रूल्स होते हैं उन्हें देखते हैं। देखिए, जब भी आपको वेरिएबल नेम कंस्ट्रक्ट करना होता है तो आप उसमें 1 to 31 अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे ए बी सी डी, इस तरह से आप अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हैं। प्लस उनके साथ आप डिजिट्स का भी यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब अंडरस्कोर अगर किसी को ना पता हो तो मैं बता दूं, माइनस के साथ आपके कीबोर्ड में एक और डैश की तरह एक सिंबल दे रखा होगा, उसको बोलते हैं अंडरस्कोर। अंडरस्कोर जैसे ये अंडरस्कोर हो गया और ये ए हो गया, ठीक है। अब कोई इसे माइनस मत समझना क्योंकि ये ए के थोड़ा सा नीचे आ रहा है। आई होप आप शायद जानते हो अंडरस्कोर के बारे में। तो हम अंडरस्कोर का भी यूज़ कर सकते हैं जब भी हमें कोई वेरिएबल नेम देना हो, और हम डिजिट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम डिजिट्स और अंडरस्कोर का यूज़ अल्फ़ाबेट्स के साथ करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट रूल हो गया। एंड हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारे वेरिएबल नेम्स ज़्यादा लॉन्ग ना हो। अब वेरिएबल नेम को कंस्ट्रक्ट करते टाइम हमें एक चीज़ का ध्यान और रखना होता है कि उसमें कोई कॉमा या ब्लैंक ना हो। थर्ड, हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि द फर्स्ट कैरेक्टर इन द वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। यानी हमारा जो वेरिएबल नेम है वो किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो। और नो स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड इन अ वेरिएबल नेम। अब लास्ट हमारा जो आता है वो कीवर्ड्स है। तो कीवर्ड्स आर द वर्ड्स हुज मीनिंग हैज ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन टू द सी कंपाइलर। अब आपके कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर को पता होता है। जैसे कि अभी यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं। लॉन्ग, स्विच, केस, एनम, स्ट्रक, ब्रेक, डबल। तो ये जितने भी कीवर्ड्स हैं ये सब रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। और हमारे पास सी लैंग्वेज में टोटल 32 कीवर्ड्स होते हैं। तो जो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर को पता है, उन्हें हम कैटेगराइज करते हैं एज ए कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स को आप कभी भी एक वेरिएबल की तरह यूज नहीं कर सकते, क्योंकि
कीवर्ड का मतलब पहले ही से ही कंपाइलर जानता है, और अगर आप उसे कोई वेरिएबल नेम देने की कोशिश कर रहे हैं अलग से, तो कंपाइलर आपका एरर शो कर देगा, वो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। सो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया हो। टिल देन कीप लर्निंग।